कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। मुझे यकीन है आज की ये डरावनी कहानी सुनकर आपको डर का एहसास जरूर होगा। दोस्तों, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान का एक छोटा सा गांव धारणपुर, जहां सूरज ढलते ही जैसे वक्त रुक जाता है। इस गांव से कुछ किलोमीटर दूर है एक सुनसान सड़क, मृत्युपट। स्थानीय लोग इस रास्ते से रात को नहीं गुजरते। कहते हैं वहां कुछ है जो ट्रक वालों को गुम कर देता है, हमेशा के लिए। कहानी का नायक है विक्रम सिंह, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर जिसकी पहचान है उसकी बहादुरी और बेकाबू ट्रक को भी संभालने की कला। लेकिन एक रात जब वह जयपुर से जैसलमेर माल लेकर निकलता है तो उसे उस रास्ते पर जाना पड़ता है जिससे सब डरते हैं। रात के करीब 2 बजे विक्रम ट्रक चलाते हुए, अजीब सन्नाटा है, इतनी बड़ी रोड और एक भी गाड़ी नहीं। वो रेडियो ऑन करता है लेकिन रेडियो से सिर्फ स्टैटिक आवाज आती है। फिर अचानक ट्रक की हेडलाइट्स बंद हो जाती हैं। विक्रम घबराकर ट्रक रोकता है। विक्रम, ये क्या हुआ? कहीं बैटरी तो नहीं गई? नहीं, सब नया है। जैसे ही वह बाहर निकलता है ट्रक से, चारों तरफ घना अंधेरा और सिर्फ सन्नाटा। लेकिन फिर दूर सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखता है, एक औरत लाल साड़ी में, बिना हिले डुले। विक्रम, अम्मा जी, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? लेकिन जवाब नहीं आता। फिर वो औरत धीरे धीरे हवा में तैरती हुई ट्रक की ओर बढ़ने लगती है। विक्रम की सांस अटक जाती है। वो दौड़कर ट्रक में बैठता है, इंजन ऑन करता है और बिना पीछे देखे भागने लगता है। पर ट्रक का स्पीडोमीटर 0 पर अटक जाता है। उसके कानों में एक औरत की धीमी फुसफुसाहट गूंजती है, कहा था ना, इस सड़क पर मत आओ। विक्रम अपने ट्रक में बैठकर पूरी ताकत से स्टार्ट करता है। इंजन किसी तरह चल पड़ता है, लेकिन ट्रक की हेडलाइट्स अब भी बार बार झपक रही हैं। पीछे मिरर में वो औरत दिखती है, अब भी वहीं खड़ी, लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता है उसका चेहरा पास आता जाता है। विक्रम डरते हुए, क्या बला है ये, पीछे कैसे आ रही है? वह अचानक ब्रेक मारता है। ट्रक झटके से रुकता है, बाहर निकलता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। दूर तक सिर्फ वीराना सूखी हवा और कंटीली झाड़ियां। वापस ट्रक में बैठते ही पिछली सीट से किसी के रोने की आवाज आती है। विक्रम धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। एक बच्चा 7 से 8 साल का, उसकी आंखों से खून बह रहा है। बच्चा, चाचा, हमें घर जाना है, मम्मी अब कभी नहीं उठेगी, वो नींद में चली गई। विक्रम एक झटके से दरवाजा खोलता है और नीचे कूद पड़ता है। कुछ साल पहले, फ्लैशबैक, ये वही सड़क है। एक कार एक्सीडेंट, एक औरत लाल साड़ी में और उसका बेटा, दोनों मारे गए थे। कहा जाता है कि उनके शव कभी नहीं मिले। स्थानीय लोग मानते हैं कि उन आत्माओं की शांति नहीं हो सकी और अब वो उस सड़क पर यात्रियों की आत्मा अपने साथ ले जाती हैं। विक्रम अब एक ढाबे पर पहुंचता है, काली माता ढाबा। वह घबराया हुआ ढाबे वाले से पानी मांगता है। ढाबे वाला, तू उस सड़क से आया है क्या? तू जिंदा कैसे बच गया? विक्रम हक्का बक्का। ढाबे वाला, यहां जो भी रात में उस रास्ते से आता है या तो पागल हो जाता है या फिर कभी नहीं दिखता। विक्रम की गर्दन पर उंगलियों के निशान उभर आते हैं, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। रात गहराती जा रही थी। काली माता ढाबा, जहां विक्रम ने कुछ पल की राहत ढूंढी थी, अब उसे किसी और ही भंवर में खींच रहा था। ढाबे की दीवारों पर काले धब्बे, खून जैसे निशान और अंदर फैली गहरी चुप्पी माहौल को और डरावना बना रहे थे। विक्रम ढाबे के मालिक रामलाल से बात करने की कोशिश करता है। भाई साहब, यहां रुकना सुरक्षित है ना? बाहर कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। रामलाल बिना उसकी ओर देखे जवाब देता है, अगर बाहर डर है तो अंदर सन्नाटा भी कम जानलेवा नहीं। जो एक बार उस रास्ते से आता है वो कुछ छोड़कर ही जाता है। तुम क्या छोड़कर आए हो, ये रात बताएगी। विक्रम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमरा नंबर 3, यही उसे दिया गया है रात बिताने के लिए। पुराना लकड़ी का दरवाजा, खिड़की पर टूटा हुआ पर्दा और दीवार पर टंगी टूटी हुई घड़ी। रात 12:03 बज रहे थे। विक्रम जैसे ही बिस्तर पर लेटता है,
खिड़की की चिटकनी अपने आप खुल जाती है। बाहर कोई नहीं, लेकिन हवा में जैसे किसी के रोने की गूंज तैर रही हो। वो खिड़की बंद करता है और पर्दा खींचता है। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। थक थक थक। विक्रम दरवाजा खोलता है, पर सामने कोई नहीं। फिर अचानक कमरे की दीवार पर परछाई उभरती है। एक औरत की, वही लाल साड़ी वाली। परछाई बोलती नहीं, बस एक उंगली होठों पर रखकर चुप रहने का इशारा करती है और अगले ही पल गायब हो जाती है। विक्रम बुरी तरह कांपने लगता है। उसे अपनी सांसों की आवाज बहुत तेज लगने लगती है। वो दरवाजा बंद करता है और बिस्तर पर बैठ जाता है। तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाती है। अब सिर्फ अंधेरा और उसके ठीक सामने खड़ी एक आकृति, इंसान जैसी, पर आंखें नहीं हैं। विक्रम घबराकर चीखना चाहता है, पर आवाज नहीं निकलती। उसका गला जैसे जाम हो गया हो। आकृति धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और ढाबे का मालिक रामलाल अंदर आता है। पर वो विक्रम की तरफ नहीं देखता। उसकी आंखें सफेद हैं, जैसे उनमें कुछ नहीं बचा। वो बुदबुदाता है, यहां जो आता है वो खुद को नहीं बचा सकता, लेकिन शायद तुम्हें कुछ दिखे जो हमें नहीं दिखा। रामलाल विक्रम की ओर देखता है और कहता है, तुम्हें जो देखा है वो औरों से अलग है, इसलिए वो आत्मा तुम्हारे पीछे है। वो सिर्फ उन्हें देखती है जो उसकी मौत की गवाही बन सकते हैं। फ्लैशबैक। विक्रम की आंखों के सामने तेज चमक होती है। उसे वो रात याद आती है जब उसकी ट्रक एक औरत को छूते हुए निकल गई थी, लेकिन उसे लगा था कि वो बस एक भ्रम था। अब समझ आ रहा है, वो भ्रम नहीं था। वर्तमान में कमरे की छत से अचानक खून टपकता है। विक्रम घबराकर ऊपर देखता है, लेकिन कुछ नहीं। फिर जमीन पर खून के पैरों के निशान बनते हैं जो बिस्तर के पास रुकते हैं। विक्रम दौड़ता है बाहर की ओर, लेकिन ढाबा अब वैसा नहीं दिखता। दरवाजा खोलते ही वो उसी सुनसान सड़क पर पहुंच जाता है। ट्रक वहीं खड़ा है, इंजन ठंडा, लेकिन अंदर एक औरत बैठी है और वो विक्रम से कहती है, मुझे घर छोड़ दो, मेरा बेटा अकेला है, मेरी आत्मा को शांति चाहिए। विक्रम कुछ नहीं समझ पाता, लेकिन उसके पैरों में जैसे किसी ने जंजीरें डाल दी हों। वो औरत ट्रक से उतरती है। उसका चेहरा अब साफ दिखता है, जला हुआ, पिघला हुआ, लेकिन आंखें बिल्कुल इंसानी, दर्द से भरी हुई। वो विक्रम के सामने हाथ जोड़ती है और तभी सड़क पर एक और ट्रक आता है जो जोरदार ब्रेक मारता है। विक्रम की आंखें खुलती हैं। वो फिर उसी कमरे में है, पसीने से लथपथ। रामलाल बाहर से आवाज देता है, सवेरा हो गया, चाय पी लो। लेकिन विक्रम समझ चुका है, ये सब खत्म नहीं हुआ, ये तो अभी शुरुआत है। और उस आत्मा को चैन तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसका सच सामने नहीं आएगा। सुबह की पहली किरणें ढाबे की दीवारों से टकरा रही थीं, लेकिन विक्रम के चेहरे पर कोई राहत नहीं थी। रात जो उसने झेली थी वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, अब उसमें जिज्ञासा भी थी, जानने की कि आखिर वो आत्मा क्या चाहती है। रामलाल उसे चाय देता है और धीमे स्वर में कहता है, अगर तुम सच में उसकी आत्मा को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें तंत्रेश्वर महादेव मंदिर जाना होगा। वहां एक पुजारी हैं, त्रिलोकी नाथ बाबा, वो सब जानते हैं। विक्रम चुपचाप चाय पीता है, अपने बैग में कुछ जरूरी सामान रखता है और ट्रक लेकर तंत्रेश्वर की ओर रवाना होता है। रास्ता सुनसान है, लेकिन आज हवाओं में पहले जैसी डर नहीं, बल्कि कुछ बताने की बेचैनी है। मंदिर पहुंचते ही एक पुराना शिव मंदिर, जिसकी दीवारें वट वृक्ष की जड़ों से ढकी हैं। अंदर धूप और राख की खुशबू फैली है। बाबा त्रिलोकीनाथ, जो लगभग 80 साल के लगते हैं, विक्रम को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं और बुदबुदाते हैं, लाल साड़ी, अधूरी चिता, जलता हुआ चेहरा, ये कहानी अधूरी है और इस बार तू उसका जरिया है। विक्रम चौंक कर पूछता है, बाबा, कौन थी वो औरत और क्यों उसका बेटा बार बार दिखता है? बाबा की कथा, सालों पहले इसी रास्ते पर एक बस एक्सीडेंट हुआ था। उस बस में एक औरत सरिता और उसका बेटा रोहित यात्रा कर रहे थे। बस में आग लग गई, पर अफसोस दोनों की लाशें नहीं मिली। लोग मानते हैं कि उनकी आत्माएं वहीं फंस गईं, लेकिन असली सच्चाई ये है, सरिता को बस से निकाल दिया गया था जिंदा, पर गांव के लोगों ने उसे डायन कहकर मार डाला, बिना अंतिम संस्कार के।
उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में है और जो उसकी मौत के समय उस सड़क पर मौजूद था वो ही उसकी बात सुन सकता है। तू वहां था विक्रम। तुझे लगता है तूने किसी को नहीं मारा, पर तूने देखा था और कुछ नहीं किया। विक्रम की सांसें रुक जाती हैं। उसे अब याद आने लगता है वही रात, वही जलती बस और लोगों की भीड़, औरत की चीख और उसका खुद का डर में भाग जाना। बाबा कहते हैं अगर उसकी आत्मा को शांति देनी है तो तुम्हें श्मशान घाट ले जाना होगा, उस जगह पर जहां उसकी चिता अधूरी रह गई थी। पर ध्यान रहे, आत्मा अधूरी है। वो तुम्हारे जहन में प्रवेश कर सकती है, तुम्हें भ्रमित कर सकती है। रात को श्मशान यात्रा शुरू होती है। विक्रम बाबा के दिए ताबीज और गंगा जल लेकर ट्रक में निकलता है। रास्ता अंधेरा है। ट्रक की हेडलाइट्स एक बार फिर फड़कने लगती हैं, पर इस बार विक्रम डरा नहीं। उसकी आंखें रास्ते पर टिकी हैं। रास्ते में उसे वही औरत दिखती है, पर अब वो रो नहीं रही, वो मुस्कुरा रही है। लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द है, जैसे कह रही हो अब तो कोई देख रहा है। श्मशान पहुंचते ही विक्रम वहां लकड़ियों का ढेर बनाता है, गंगा जल छिड़कता है और वही लाल साड़ी जलाने के लिए रखता है जो उसे ढाबे के पीछे से मिली थी। जैसे ही आग लगाई जाती है, एक भयंकर हवा चलती है। आग नीली हो जाती है और हवा में चीख गूंजती है, मैं अब भी अधूरी हूं। विक्रम को चक्कर आता है। उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगता है और फिर वो खुद को उस हादसे वाली रात में देखता है। वो बच्चा रोहित उसे पुकारता है, चाचा मम्मी को बचा लो। लेकिन विक्रम डर के मारे भाग गया था। अब वो उस सीन में खुद को जाकर बच्चे को पकड़ता है, लेकिन यह सिर्फ आत्मा का भ्रम है। अचानक विक्रम की आंखें खुलती हैं। वो बेहोश पड़ा है, लेकिन आग अब बुझ चुकी है। लाल साड़ी की राख उड़ रही है और हवा में अब सिर्फ शांति है। ट्रक की खिड़की पर लिखा होता है, धन्यवाद, अब हम मुक्त हैं। विक्रम अब उस रहस्यमयी सफर का हिस्सा बन चुका था, जहां उसकी हर यात्रा सिर्फ दूरी नहीं, डर, रहस्य और अदृश्य शक्तियों से भरी होती थी। एक रात उसे एक ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ा जो स्थानीय लोगों के अनुसार मृत आत्माओं का रास्ता कहलाता था। विक्रम की ट्रक की अगली डिलीवरी थी धौलपुर के पास एक दूर दराज गांव में। रास्ता सुनसान था, कोई लाइट नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ घने पेड़ और बेजान खामोशी। एक बूढ़े ढाबा वाले ने उसे चेतावनी दी, रात को उस रास्ते से मत जाना। वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है, जिसे वो दिखती है वो जिंदा नहीं लौटता। विक्रम ने फिर भी चलने का निश्चय किया। वो डर को चुनौती देने की आदत बना चुका था, लेकिन इस बार जो हुआ वो अब तक के सफर से कहीं ज्यादा भयानक था। जैसे ही उसने उस सड़क पर ट्रक बढ़ाया, वातावरण में ठंडक बढ़ने लगी। खिड़कियों पर ओस जमने लगी थी। ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से एक लड़की की कराहने की आवाजें आने लगी। फिर कुछ किलोमीटर आगे अचानक ट्रक के सामने एक लड़की खड़ी हो गई। सफेद कपड़े, उलझे बाल और आंखों से बहता हुआ खून। विक्रम ने ब्रेक मारे, लेकिन जब ट्रक रुका वहां कोई नहीं था। विक्रम ने सोचा कि शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी पीछे से ट्रक का दरवाजा खुला। विक्रम उतरा और देखा ट्रक के अंदर किसी ने खून से लिखा था, तू भी धोखेबाज है। अब विक्रम समझ गया कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि कोई घायल और आक्रोशित आत्मा है। वो किसी से बदला लेना चाहती है। रास्ते में एक टूटा फूटा गांव मिला। नाम था छायापुर। गांव वीरान था, लेकिन हर दीवार पर एक ही नाम लिखा था, गौरी। एक बुजुर्ग और अंधे बाबा मिले। उन्होंने विक्रम को बताया, गौरी इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसके सौंदर्य पर गांव का ही ठाकुर मोहित था, लेकिन गौरी का प्रेम एक गरीब लड़के कमल से था। ठाकुर ने एक दिन धोखे से गौरी को बुलाया और उसे जिंदा जला दिया। गौरी की आत्मा उसी दिन से भटक रही है और हर उस आदमी को अपना शिकार बनाती है जिसे वो धोखेबाज समझती है। रात गहराई। विक्रम ने ट्रक रोका और सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, दरवाजे पर किसी ने जोर से खटखटाया। विक्रम ने जैसे ही दरवाजा खोला, गौरी की आत्मा सामने थी, पर इस बार उसके चेहरे पर दर्द था, क्रोध नहीं। वो कहती है, मुझे नहीं चाहिए तेरा डर, मुझे चाहिए इंसाफ। क्या तू मेरा आखिरी संदेश कमल तक पहुंचा सकेगा? विक्रम ने दूसरे दिन छानबीन की और पास के कस्बे में कमल को खोज निकाला। कमल अब एक साधु जैसा जीवन जी रहा था। उसने रोते हुए कहा,
मैं गौरी को बचा नहीं सका। मेरी कमजोरी उसकी मौत बनी। विक्रम ने उसे गौरी का आखिरी संदेश सुनाया, जो आत्मा ने उसे ट्रक की दीवार पर खुद लिखा दिया था। मैं तुझसे नाराज नहीं, पर तेरी चुप्पी ने मुझे अकेला मरने दिया। कमल ने महाशिवरात्रि के दिन गौरी के लिए यज्ञ किया और पूरे गांव के सामने ठाकुर के अत्याचारों का खुलासा किया। रात गौरी की आत्मा विक्रम को फिर दिखी, पर इस बार वह शांत थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब मुझे मुक्ति मिल गई। तेरी सच्चाई ने मेरी पीड़ा को मिटा दिया। अब तू आगे बढ़ सकता है। अगले ही पल उसका चेहरा धुंध में बदल गया और हवा में घुल गया। गौरी की आत्मा को मुक्ति देने के बाद विक्रम को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन वो जानता था कि यह सफर अभी लंबा और भयानक है। उसके अगले सफर की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव भीनमाल से, जहां उसे कुछ मूर्तियां और मंदिर के शिल्प लेकर जोधपुर पहुंचाना है। लेकिन यह मंदिर सामान्य नहीं था। विक्रम जैसे ही मंदिर पहुंचा, वहां अजीब सी चुप्पी थी। पुजारी ने बताया, यह मंदिर भगवान शिव का है, लेकिन इसमें एक रहस्य छिपा है। हर साल महाशिवरात्रि की रात मंदिर की छाया एक अलग दिशा में जाती है और उस छाया में फंसी हुई है एक आत्मा। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अब आत्माएं भी छाया में छिपने लगीं? पुजारी ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह आत्मा कोई सामान्य नहीं, यह भैरवी है, एक तपस्विनी जिसे प्रेम में धोखा देकर अग्नि में धकेला गया था। को मूर्तियां लोड करनी थी, लेकिन पुजारी ने रोका। महाशिवरात्रि की रात यह मंदिर किसी को कुछ नहीं देता, सिर्फ लेता है। आज रात रुक जाओ। रात होते ही मंदिर की दीवारों पर परछाइयां उभरने लगीं। एक औरत की आकृति जो दीवार से निकलकर बार बार विक्रम के आसपास प्रकट हो रही थी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। आत्मा ने पहली बार विक्रम से बात की, तू भी उन्हीं में से है जो सब कुछ देखते हैं पर कुछ नहीं करते। विक्रम ने कहा, नहीं, मैं किसी की मदद किए बिना आगे नहीं बढ़ता। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो एक ब्राह्मण परिवार की कन्या थी जो साध्वी बनकर तप कर रही थी। एक गांव का तांत्रिक उस पर मोहित हो गया। जब उसने इनकार किया तो उस तांत्रिक ने उसे काले जादू से वश में करने की कोशिश की, लेकिन भैरवी की शक्ति ने विरोध किया। क्रोधित होकर तांत्रिक ने उसे उसी मंदिर की अग्निकुंड में फेंक दिया। मरते समय भैरवी ने कहा, जब तक सच्चा साधक मेरी पीड़ा समझकर मेरा अंतिम यज्ञ पूर्ण नहीं करता, मैं इस मंदिर की छाया से बाहर नहीं जाऊंगी। विक्रम ने पुजारी से उस विशेष यज्ञ की विधि पूछी। वह यज्ञ केवल उसी स्थान पर हो सकता था जहां भैरवी को जलाया गया था, और उसमें 7 विशेष जड़ी बूटियां, 7 दीप और एक शुद्ध आत्मा की सहायता चाहिए थी। पुजारी ने कहा, तुम्हें 7 गांवों से ये 7 चीजें लानी होंगी, और वो भी सूरज डूबने से पहले। विक्रम ट्रक से 7 गांवों की ओर निकल पड़ा। हर गांव में एक नई चुनौती थी। कहीं सांपों का डेरा, कहीं वीरान बस्ती, तो कहीं खुद आत्माएं पहरेदार बनी थीं। आखिरी गांव में विक्रम को एक छोटी बच्ची मिली जो बार बार कह रही थी, मत ले जाओ ये फूल, ये मेरी मां के लिए हैं। जब विक्रम ने ध्यान से देखा, वो बच्ची भैरवी की आत्मा का ही बाल रूप थी। उसने खुद फूल विक्रम को दिए और कहा, अब तुम मुझे मुक्त कर सकते हो। रात को विक्रम और पुजारी ने यज्ञ शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रोच्चार हुआ, मंदिर की छाया तेजी से इधर उधर भागने लगी। एक तेज हवा चली, फिर भैरवी की आत्मा प्रकट हुई, शांत, तेजस्वी और मुस्कुराती हुई। उसने कहा, अब मैं इस संसार से मुक्त हूं। तेरी भक्ति ने मेरी साधना पूरी की। उसका शरीर प्रकाश में बदल गया और मंदिर की दीवारों पर दोबारा कोई छाया नहीं दिखी। विक्रम ने मूर्तियां ट्रक में लोड की और जोधपुर के लिए रवाना हो गया। लेकिन जाते समय मंदिर की एक दीवार पर लिखा था, जो दर्द समझे वही साधक होता है, और जो साधक बन जाए वो मृत्यु को भी जीत सकता है। भैरवी की आत्मा को मुक्ति दिलाकर विक्रम को लगा कि शायद उसका भयानक सफर अब थोड़ा शांत होगा। लेकिन उसकी अगली डिलीवरी उसे राजस्थान की एक ऐसी घाटी की ओर ले जा रही थी जहां हर साल एक ही दिन पर ट्रक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते थे और कभी नहीं मिलते। शुरुआत। विक्रम को आदेश मिला कि उसे भूतेश्वर घाटी होते हुए कुछ औद्योगिक सामान पाली शहर तक पहुंचाना है। एक पुराने ट्रक ड्राइवर ने उसे चेताया, घाटी में एक जगह है जहां जीपीएस काम नहीं करता, कंपास घूम जाता है और ट्रक बस गायब हो जाता है। विक्रम ने पहले तो इसे अफवाह माना, लेकिन जैसे जैसे वो घाटी के करीब पहुंचा, उसे कुछ अजीब अनुभव होने लगे। ट्रक का रेडियो अचानक से बंद हो गया, ब्रेक अपने आप दबने लगे और एक बार तो ट्रक का हेडलाइट खुद ब खुद जलने बुझने लगा।
घाटी की पहली छाया। घाटी में घुसते ही सब कुछ शांत था, जरूरत से ज्यादा शांत। न पंछियों की आवाज, न हवा की सरसराहट। फिर अचानक विक्रम को ट्रक के सामने एक और ट्रक खड़ा दिखा। पुराना, जंग लगा हुआ, लेकिन इंजन चल रहा था। विक्रम ने जैसे ही पास जाकर देखा, उस ट्रक में कोई नहीं था, लेकिन उसमें लटकती एक डायरी मिली। डायरी के पन्ने, डायरी में लिखा था, मैं सुरेंद्र हूं। इस घाटी में घुसने से पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इस घाटी में कुछ है, कोई शक्ति जो ट्रक को निगल जाती है। मैंने एक औरत को देखा, आधा चेहरा जला हुआ, और वो हर बार कहती थी, तू भी उन्हें लाया है। पहला सामना। विक्रम ट्रक में बैठा और जैसे ही आगे बढ़ा, उसे एक औरत दिखी। अधजली देह, बाल बिखरे हुए, और उसकी एक आंख से काली रोशनी निकल रही थी। उसने विक्रम से पूछा, क्या तू भी उन्हें लाया है? विक्रम ने पूछा, किससे? वो बोली, उन्हीं जिन्होंने मेरी मौत को तमाशा बना दिया। अब हर ट्रक, हर पहिया मेरी चिता का हिस्सा बनेगा। शापित घाटी की कहानी। विक्रम ने घाटी के किनारे एक छोटा सा मंदिर देखा। वहां एक बुजुर्ग साधु मिला, जिसने पूरी कहानी बताई। सालों पहले यहां एक दलित महिला माया को जिंदा जला दिया गया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने पहाड़ी के मंदिर में पानी भरने की हिम्मत की थी। गांव वालों ने मिलकर उसे ट्रकों में बांधकर घसीटा और फिर आग लगा दी। उस दिन से हर साल उसी तारीख पर कोई ट्रक उस घाटी से नहीं लौटता, और जो लौट भी आते हैं उनके ड्राइवर पागल हो चुके होते हैं। माया की आत्मा और उसकी मां। विक्रम ने घाटी के नीचे एक टूटा फूटा घर देखा। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने कहा, मैं माया की मां हूं, मैं आज भी उसका इंतजार करती हूं। उसने कहा था वो लौटेगी और इंसाफ लाकर लौटेगी। विक्रम ने अपने ट्रक से उस डायरी और कुछ पुराने जले हुए कपड़े लाकर बूढ़ी को दिए। तभी माया की आत्मा फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार शांत और भावुक स्वर में, मां, मैं अब इंसाफ चाहती हूं, बदला नहीं। घाटी का प्रायश्चित। विक्रम ने गांव के पुराने रिकॉर्ड निकाले। उसने स्थानीय प्रशासन और प्रेस को बुलाकर घाटी की सच्चाई उजागर की। मीडिया ने इस खबर को हाथों हाथ लिया और लोगों ने माया की आत्मा के लिए एक स्मारक बनवाया। विक्रम ने घाटी में एक बड़ा दिया जलाया और कहा, तेरा दर्द अब छुपा नहीं रहेगा। हर पहिया जो यहां से गुजरेगा तेरी कहानी सुनाएगा। घाटी की मुक्ति। उस रात पहली बार घाटी में हवा चली, पंछियों की आवाजें आईं और ट्रक का कंपास स्थिर हो गया। माया की आत्मा ने विक्रम को आशीर्वाद दिया, तू न ट्रक ड्राइवर है न मुसाफिर, तू उस सच्चाई का रथ है जो हर छलावे को मिटा देगा। भूतेश्वर घाटी की आत्मा को मुक्ति दिलाने के बाद विक्रम को अब लगने लगा था कि उसकी यह यात्रा किसी बड़े मकसद की ओर जा रही है। उसका अगला पड़ाव था कनकगढ़। वहां उसे एक पुराने महल में बने संग्रहालय के लिए कीमती लकड़ी और धातु के सामान पहुंचाने थे। लेकिन कनकगढ़ का महल सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं था, वह एक श्रापित स्मारक था, जहां हर रात एक मरा हुआ राजा दरबार लगाता था, और जो उसके दरबार का हिस्सा बनता वह कभी लौटकर नहीं आता। महल दूर से ही विशाल और भव्य दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे विक्रम पास गया, एक अजीब डर उसके दिल में भरने लगा। महल के मुख्य द्वार पर एक बूढ़ा चौकीदार मिला। उसने कहा, सामान अंदर पहुंचा दो, लेकिन सूरज ढलने से पहले निकल जाना, नहीं तो तुम भी दरबार का हिस्सा बन जाओगे। विक्रम ने सामान उतारना शुरू किया। हर कोना जैसे कुछ कह रहा था। खामोशी की चीखें, दीवारों पर खून के धब्बे और घड़ी की सुई जैसे रुक रुक कर चल रही हो। फिर उसे एक पुराना पेंटिंग मिला, जिसमें एक राजा सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें सीधी विक्रम की ओर देख रही थीं, और नीचे लिखा था, राजा वीरगति सिंह, जिसने अपने दरबार को मौत में बदला। एक स्थानीय गाइड ने विक्रम को बताया, राजा वीरगति सिंह अपने समय में बेहद निर्मम और सनकी था। उसे हर रात शिकार और खून का खेल पसंद था। जब राज्य पर विद्रोह हुआ, उसने अपने ही दरबारियों को गद्दारी के शक में जिंदा जला दिया। मरते समय एक दरबारी ने शाप दिया, तू हर रात अपना दरबार लगाएगा, लेकिन तेरे सामने सिर्फ आत्माएं होंगी और तू कभी शांति नहीं पाएगा। विक्रम ने महल से जाने का मन बना लिया, लेकिन ट्रक का इंजन चालू ही नहीं हुआ। जैसे ही अंधेरा हुआ, महल के अंदर शहनाइयां बजने लगी, लेकिन सुरों में चीखें मिली हुई थीं। विक्रम को जैसे ही एक कमरे से रोशनी दिखाई दी, वह खींचा चला गया। वहां एक विशाल हॉल था,
जहां मृत आत्माएं दरबारियों की पोशाक में बैठे थे और सिंहासन पर वही राजा बैठा था। राजा ने गरजते हुए कहा, एक और आगंतुक, बताओ किस गुनाह के लिए आए हो? विक्रम बोला, मैं सिर्फ सामान पहुंचाने आया हूं। राजा हंसा, यहां जो आता है वो सिर्फ मौत पहुंचाता है या उसे मौत मिलती है। राजा ने विक्रम को दरबार में शामिल होने का आदेश दिया। 4 आत्माओं ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने अपने पास रखी भैरवी की राख की पुड़िया हवा में फेंकी, जिससे आत्माएं कांपने लगीं। राजा चीखा, तू ये शक्ति कहां से लाया? विक्रम बोला, मैं उन आत्माओं की पीड़ा का वाहक हूं और तुम्हारा दरबार झूठ पर बना है। तुमने गद्दारी के नाम पर मासूमों को मारा। तभी दरबार में एक और आत्मा प्रकट हुई, एक बूढ़ा दरबारी, जिसने राजा की सच्चाई उजागर की। उसने कहा, हम गद्दार नहीं थे, हमने सिर्फ प्रजा की भूख की आवाज उठाई थी। राजा हिल गया, उसकी आंखों से खून बहने लगा। आत्माएं उठ खड़ी हुईं। अब तेरा दरबार खत्म होगा। आत्माएं एक एक कर महल की दीवारों में समा गईं। राजा सिंहासन से गिरा और उसकी आत्मा चीरती हुई धुएं में बदल गई। ट्रक का इंजन अब चालू हो चुका था। महल की दीवारों पर खून के निशान अब मिट चुके थे। विक्रम ने महल को पीछे छोड़ा, लेकिन जाते वक्त देखा राजा की पेंटिंग अब बदल चुकी थी। उसमें राजा नहीं बल्कि विक्रम का अक्स दिखाई दे रहा था और नीचे लिखा था, जिसने मृत्यु को भी सच्चाई से जीता। कनकगढ़ के श्रापित दरबार से बच निकलने के बाद विक्रम की यात्रा अब एक और मोड़ लेने जा रही थी। उसे अगली डिलीवरी करनी थी रतनगढ़ के पास एक पुरानी रेलवे कॉलोनी में, जहां एक संग्रहालय में एक दुर्लभ स्टीम इंजन का हिस्सा पहुंचाना था। लेकिन यह सिर्फ एक सामान्य डिलीवरी नहीं थी। विक्रम जिस रेलवे स्टेशन से गुजरने वाला था, वहां हर साल एक ही दिन एक पुरानी ट्रेन दुर्घटना की गूंज सुनाई देती थी। रास्ते में विक्रम ने एक ढाबे पर खाना खाया। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो लगातार एक ही लाइन दोहरा रहा था, रेलगाड़ी आई, चीखें गूंजी, सब जल गया, सब मर गया। विक्रम ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा बस कांपता रहा। ढाबे वाले ने बताया, यह आदमी उस हादसे का इकलौता गवाह है। साल 1985 में जो ट्रेन स्टेशन पर जल गई थी, तब से हर साल उसी तारीख को स्टेशन पर कुछ न कुछ अजीब होता है। विक्रम जैसे ही पुरानी रेलवे लाइन के पास पहुंचा, वातावरण अचानक ठंडा हो गया। हवा में जलती हुई धातु की गंध थी और आसपास सन्नाटा इतना गहरा था जैसे समय रुक गया हो। पुराना स्टेशन अब एक वीरान ढांचा बन चुका था। जले हुए बोर्ड, टूटी पटरियां और एक जंग लगा इंजन खड़ा था जो कभी हिला तक नहीं, लेकिन उसकी सीटी आज भी रात में सुनाई देती थी। रात के 12 बजे विक्रम स्टेशन के पास ही ट्रक में बैठा आराम कर रहा था। तभी उसे ट्रेन की सीटी सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा तो कोई ट्रेन नहीं थी, लेकिन पटरियों पर धुआं फैल रहा था और उसमें चलती परछाइयां दिख रही थीं। एक औरत की चीख गूंजी, मेरे बच्चे को बचा लो। विक्रम दौड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह विक्रम को पास के गांव में एक बूढ़ी महिला मिली जो खुद को स्टेशन मास्टर की विधवा बताती थी। उसने कहा, उस दिन सिग्नल खराब था, ट्रेन को रुकना चाहिए था, लेकिन ऊपर से आदेश आया था कि वीआईपी ट्रेन को रास्ता देना है। मेरी बेटी उस ट्रेन में थी और वो आग की लपटों में जल गई। विक्रम ने पूछा, क्या कोई जीवित बचा? सिर्फ एक आदमी, वही जो ढाबे पर बैठा है, लेकिन उसकी आत्मा भी वहीं अटकी है। विक्रम ने रात को स्टेशन पर पूजा की तैयारी की, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, इंजन की बत्ती जल उठी और ट्रेन की खिड़कियों में जली हुई आत्माएं दिखाई देने लगीं। फिर वह औरत फिर से दिखी, क्या तू मेरा बच्चा ला सकता है? विक्रम को अचानक पास की झाड़ियों में कुछ रोशनी दिखी। वहां एक छोटा खिलौना पड़ा था, अधझला लेकिन अब भी चमकदार। विक्रम ने उसे ट्रेन की ओर बढ़ाया। आत्माएं शांत हो गईं और धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गईं। इंजन की रोशनी बुझ गई। ट्रेन की आखिरी खिड़की पर एक बच्चा दिखा, मुस्कुराता हुआ, और उसने विक्रम को सलाम किया। स्टेशन की दीवार पर अब एक नया बोर्ड था, 1985, मृत्यु नहीं, न्याय की प्रतीक्षा थी। सुबह विक्रम ने ट्रक चालू किया। इंजन बिना किसी परेशानी के चल पड़ा। जाते जाते उसने देखा वो बूढ़ा गवाह अब मुस्कुरा रहा था और उसके होंठों से निकला, अब सब मुक्त हैं। ट्रेन हादसे की आत्माओं को मुक्ति देने के बाद विक्रम अब अपनी सबसे रहस्यमयी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, बाड़मेर के पास स्थित थार रेगिस्तान में, जहां हर साल एक दिन एक रहस्यमय मेला लगता है। लेकिन इस मेले में जो लोग जाते हैं
वे या तो लौटते नहीं या फिर लौटकर खुद को पहचान भी नहीं पाते। यह मेला किसी आम मेले जैसा नहीं था, यह था छलावे का मेला। विक्रम को आदेश मिला कि उसे एक कला उत्सव में सजावट के लिए कुछ प्राचीन कांच के झूमर, टेंट और सजावटी लाइट्स लेकर बाड़मेर के रेगिस्तानी इलाके तक जाना है। लेकिन जिस जगह सामान पहुंचाना था वह रास्ते से दूर रेत के टीलों के बीच छुपा एक छोटा सा गांव था, रूपसर। वहां पहुंचने से पहले विक्रम को चेतावनी मिली, अगर मेला दिखे तो बस उसे नजरअंदाज करना, आवाजें आई तो जवाब मत देना, वरना तुम वहीं रह जाओगे। रेगिस्तान की खामोशी। जैसे ही विक्रम ने गांव की ओर बढ़ना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि जीपीएस काम नहीं कर रहा। रेडियो से सिर्फ अजीब सी भुनभुनाहट आ रही थी और हवा में मिठास की बजाय कुछ अजीब गंध थी, जैसे रेत में कुछ सड़ रहा हो। रास्ते में उसे एक रंग बिरंगी रोशनी दिखाई दी। दूर टीलों के पीछे से आवाजें आ रही थीं, ढोल, मंजीरे, बच्चों की हंसी और चूड़ियों की खनक। विक्रम सोचने लगा, क्या ये वही मेला है? विक्रम जैसे ही एक ऊंचे टीले पर चढ़ा, उसने नीचे एक विशाल मेला देखा। झूले, खेल, मिठाई की दुकानें, जादूगर, बहरूपिये और हर कोई उत्सव मना रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कोई भी इंसान स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा था। सबके चेहरे धुंधले, जैसे कोई धुआं उनकी शक्लों पर लिपटा हो। एक औरत ने पास आकर कहा, आओ ना, झूला झूलो, तुम्हारे लिए ही लगा है। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। आंखें नहीं थीं, बस दो काले गड्ढे। विक्रम ने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रक वहीं रुक गया। रेत नीचे से पकड़ने लगी जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। अचानक ट्रक के शीशे में एक चेहरा दिखा। वह उसका ही चेहरा था, लेकिन मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे सड़ रहा था। विक्रम किसी तरह भागते हुए एक पुरानी हवेली तक पहुंचा, जो रेगिस्तान के बीचों बीच अकेली खड़ी थी। वहां एक औरत मिली, बूढ़ी, आंखों में दर्द और ज्ञान दोनों। उसने विक्रम को अंदर बुलाया और कहा, तू बचा है क्योंकि तेरा इरादा साफ है। यह मेला एक प्राचीन छलावा है, 400 साल पुराना। पहले यह सच में मेला था, जहां दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन एक बार एक जादूगर ने यहां पर माया रचाई। उसने कहा कि जो इस मेले में सबसे आखिरी तक रुकेगा उसे अमरता मिलेगी, और लोगों ने वहीं रहना शुरू कर दिया। लेकिन वो अमर नहीं हुए, वो छाया बन गए, आत्माएं बनकर यहीं फंस गए। विक्रम ने पूछा, क्या इन सबको मुक्ति मिल सकती है? बूढ़ी औरत बोली, अगर कोई उन्हें उनका नाम पुकारे, अगर कोई उन्हें याद दिलाए कि वो कौन थे, तो वो खुद को पहचान सकते हैं। विक्रम ने अपने ट्रक से सामान निकाला, लाइट्स, झूमर और एक पुराना माइक सिस्टम। उसने रेत के बीचों बीच एक स्टेज खड़ा किया और वहां एक घोषणा की, ये मेला अब तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम कौन थे। विक्रम ने माइक से पुकारना शुरू किया। रमेश, जो मिठाई बेचता था, सुनीता, जो झूला चलाती थी, कमलेश, जो ढोल बजाता था। हर नाम के साथ एक छाया चीखती और फिर रोशनी में बदलकर आसमान की ओर उड़ जाती। मेले की रोशनी फीकी होने लगी, आवाजें मंद हो गईं, झूले रुक गए। सिर्फ एक आत्मा बची, वही मुस्कुराता हुआ सड़ा चेहरा जो विक्रम के ट्रक में दिखा था। वो बोला, मुझे तूने कभी नहीं पुकारा। विक्रम समझ गया, तू मेरा भय है, मेरा अतीत, लेकिन मैं अब खुद को पहचानता हूं। छाया चिल्लाई, अगर तू मुझे स्वीकार नहीं करेगा, मैं तुझे ही निगल जाऊंगा। विक्रम ने अपनी जेब से भैरवी की राख निकाली और छाया पर फेंकी। राख ने धुएं में लिपटी उस छाया को चीर दिया और अब सब शांत हो गया। मेला गायब हो चुका था। सिर्फ रेगिस्तान, सूरज की पहली किरण और दूर से आती ढोल की धीमी गूंज, जैसे आत्माएं विदा ले रही थीं। विक्रम ट्रक में बैठा और गियर बदलते ही इंजन भी चालू हो गया, और इस बार रेत भी रास्ता दे रही थी। रेगिस्तान के भूतिया मेले से निकलकर विक्रम अब अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ चुका था। चंद्रपुर हवेली, जो झुंझुनू जिले की सीमा के पास स्थित थी। यह हवेली अपनी रहस्यमयी बनावट, गलियों और समय के उलझाव के लिए जानी जाती थी। कहा जाता है, इस हवेली के हर दरवाजे के पीछे एक और जमाना छुपा है, और हर जमाने में विक्रम से जुड़ा कोई अधूरा किस्सा बाकी है। विक्रम रास्ते में एक छोटे से मंदिर के पास रुका, जहां एक साधु ने उसे देखा और कहा, वक्त अब उलझने वाला है। हवेली तुझे तेरे अतीत से मिलाने वाली है। हर दरवाजा खोलेगा एक सच, लेकिन हर सच से सामना आसान नहीं होगा।
विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब डर नहीं लगता बाबा, बस जवाब चाहिए। हवेली दूर से एक खंडहर जैसी लगती थी, ऊंची ऊंची दीवारें जिन पर समय की दरारें साफ थीं। लेकिन जैसे ही विक्रम ने मुख्य फाटक के पास ट्रक रोका, हवेली खुद ब खुद जग उठी। एक धीमा सा गूंजता संगीत, हवा में सरसराहट और दीवारों पर परछाइयों का खेल। प्रवेश और पहला दरवाजा 1890। हवेली में घुसते ही विक्रम को सामने एक बड़ा काले रंग का दरवाजा दिखा। उस पर खुदा था 1890, शापित वारिस। दरवाजा खुलते ही विक्रम खुद को एक पुराने जमाने के कमरे में पाता है। दीवारों पर तस्वीरें, पुराने फर्नीचर और एक छोटा बच्चा जो किताब पढ़ रहा था। बच्चा जैसे ही विक्रम की ओर देखता है, वह चौंकता है। पिताजी! विक्रम स्तब्ध हो जाता है। वो बच्चा हूबहू उसकी तरह दिखता है। तभी एक महिला कमरे में आती है। उसकी आंखों में डर और चेहरे पर खून के छींटे। वो बोलती है, तेरा जन्म हवेली के श्राप से हुआ है। तू समय के चक्र में बंध चुका है। दूसरा दरवाजा 1947। अगला दरवाजा खुलता है और विक्रम एक ऐसे दौर में पहुंचता है जब भारत आजाद हुआ था। लेकिन हवेली की छत पर एक आदमी खड़ा है, हाथ में लाल झंडा, आंखों में जुनून। ये हवेली अंग्रेजों की नहीं, रूहों की है और मैं इसकी आत्मा हूं। वे आदमी कूदता है और गायब हो जाता है। विक्रम समझ जाता है कि ये आत्मा हवेली को छोड़ना नहीं चाहती। तीसरा दरवाजा 2025। अब वह एक ऐसे कमरे में जाता है जो बिल्कुल उसके वर्तमान जैसा है। ट्रक, मोबाइल, मिरर, लेकिन शीशे में उसे खुद की जगह एक जला हुआ चेहरा दिखता है। क्या ये मेरा अंत है? एक आवाज आती है, हर वक्त में तू मौजूद है, लेकिन तू खुद से ही छिप रहा है। हवेली का दिल, चौथा दरवाजा। अब हवेली के बीचों बीच एक विशाल गोल कमरा खुलता है। चारों ओर घड़ियां, सभी उल्टी दिशा में चलती हुई। बीच में एक सिंहासन और उस पर बैठा है विक्रम खुद। लेकिन यह विक्रम अलग है एल। उसकी आंखें काली, उसकी आवाज भारी। तू बार बार क्यों आता है? तू हर बार सबको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को भूल जाता है। असली विक्रम जवाब देता है, क्योंकि मैं डर को हराना चाहता हूं। अब हवेली खुद को बंद करने लगती है। घड़ियां तेज चलने लगती हैं, दीवारें फटने लगती हैं। विक्रम को एक पुरानी किताब मिलती है, कालचक्र। किताब में लिखा है, अगर तू खुद को पहचान ले तो वक्त तुझे रास्ता देगा। विक्रम आंखें बंद करता है और कहता है, मैं हूं विक्रम, एक ट्रक ड्राइवर जिसने हर मोड़ पर भय का सामना किया, और अब मैं खुद को स्वीकार करता हूं। एक तेज प्रकाश फैलता है, हवेली ढहने लगती है, लेकिन उसके बीचों बीच एक दरवाजा बनता है। इस बार कोई वर्ष नहीं लिखा, बस एक शब्द, मुक्ति। विक्रम उस दरवाजे से बाहर निकलता है और खुद को फिर अपने ट्रक में पाता है। लेकिन अब ट्रक में एक डायरी रखी है, हर मोड़, हर किस्से, हर आत्मा का विवरण। चंद्रपुर हवेली से बाहर निकलते ही विक्रम को अब एक नया रास्ता दिया गया था, नरभक्ष पुल। यह पुल बीकानेर के पास स्थित था और स्थानीय लोगों का कहना था कि इस पुल से जो भी रात के वक्त गुजरता है, उसे एक आत्मा रोकती है और एक सवाल पूछती है, अगर तुम्हारे पास मौका हो तो तुम किसे बचाओगे, खुद को या किसी और को? सही जवाब देने पर आत्मा उसे जाने देती है, लेकिन गलत जवाब हमेशा के लिए उसे उसी पुल में कैद कर देता है। विक्रम का ट्रक धीरे धीरे पुल की ओर बढ़ता है। रात के 2 बजे हैं। चारों ओर घना कोहरा और एक रहस्यमयी सन्नाटा फैला हुआ है। दूर से ही पुल की झलक दिखती है, टूटा फूटा लोहे की पुरानी पट्टियां और उसके नीचे बहती एक काली नदी जिसमें न कोई लहर है न आवाज। जैसे ही विक्रम ट्रक से पुल पर चढ़ता है, अचानक रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है और एक पुराना गाना बजने लगता है। जीने के हैं 4 दिन, लेकिन आवाज डरावनी और धीमी हो जाती है, फिर एकदम रुक जाती है। पुल के बीचों बीच ट्रक खुद ब खुद रुक जाता है, इंजन बंद, लाइट्स ऑफ। विक्रम जैसे ही बाहर निकलता है, एक सफेद साड़ी में लिपटी आत्मा उसके सामने प्रकट होती है। चेहरा नहीं दिखता, बस एक खालीपन और आंखों की जगह 2 जलते हुए गड्ढे। वह बोलती है, हर किसी को मौका मिलता है, पर हर कोई समझदारी नहीं दिखाता। मैं तुझसे एक ही सवाल पूछूंगी, अगर तेरे पास एक मौका हो तो तू किसे बचाएगा, खुद को या किसी और को? विक्रम सोच में पड़ जाता है। वह उन सभी आत्माओं को याद करता है जिन्हें वह अब तक मुक्ति दिला चुका है। ट्रक में सवार बच्चा,
रेगिस्तान का मेला, ट्रेन हादसे के भूत, हवेली के रहस्य। हर बार उसने दूसरों को चुना, लेकिन अब सवाल था, क्या खुद को चुनना स्वार्थ होगा या विवेक? विक्रम धीरे से जवाब देता है, मैं किसी और को बचाऊंगा अगर वो मेरी वजह से तकलीफ में है। आत्मा हंसती है, अधूरा जवाब, अब तेरे हिस्से की सजा। सजा की शुरुआत, भूतिया भूल भुलैया। पुल नीचे की ओर खुलता है और विक्रम नीचे गिर जाता है, लेकिन गिरता नहीं, बल्कि एक अंधेरे से भरे कमरे में उतरता है। वह अब एक भूल भुलैया में है, जहां हर रास्ता खुद उसका ही एक डर दिखाता है। एक रास्ते में उसका ट्रक जलता हुआ दिखाई देता है, दूसरे में उसकी मां पुकारती है, बचाओ मुझे बेटा। तीसरे में वह खुद का मृत शरीर देखता है। हर मोड़ पर आत्मा वही सवाल दोहराती है, किसे बचाएगा? आखिर में एक बड़ा दर्पण आता है, उसमें विक्रम खुद को देखता है, थका टूटा हुआ, लेकिन अब खुद से नजरें नहीं चुरा रहा। वह आत्मा से कहता है, मैं अब किसी को नहीं बचाऊंगा, मैं सिर्फ सच्चाई को स्वीकार करूंगा। अगर मेरी सच्चाई में किसी और की मुक्ति है तो वही मेरा उत्तर है। दर्पण चकनाचूर हो जाता है। पुल की आत्मा एक शांत महिला में बदल जाती है। उसकी आंखों में अब दर्द की जगह राहत है। तू पास हो गया, तूने अपने भय से नहीं, अपने निर्णय से जवाब दिया, अब तू जा सकता है। विक्रम ट्रक में लौटता है। इंजन अपने आप चालू होता है, कोहरा हट जाता है और रास्ता साफ दिखने लगता है। पुल पार करते ही ट्रक के शीशे पर एक लाल निशान बन जाता है, जैसे किसी ने आशीर्वाद दिया हो। नरभक्ष पुल पार करने के बाद विक्रम के सामने जो रास्ता आया वो किसी नक्शे में नहीं था। ट्रक की जीपीएस स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, अनंत। यह रास्ता विक्रम को एक ऐसी जगह ले गया जहां दिन कभी नहीं होता। आसमान में चांद टंगा था, लेकिन उसकी रोशनी सर्द और डरावनी थी। कोई सूरज नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ एक लगातार मौजूद रात और एक अजीब सी ध्वनि जो कभी गाना लगती, कभी रुदन और कभी किसी के चीखने की तरह। स्थान रातनगर। इस जगह का नाम था रातनगर, एक भूतिया गांव जहां कभी इंसान रहते थे, लेकिन अब वहां आत्माएं थीं जो बस गीत गाती थीं। गीतों में कोई भाषा नहीं थी, सिर्फ स्वर, लेकिन उन सुरों में इतना दर्द था कि विक्रम की आंखें अपने आप भर आईं। गांव के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर की तख्ती थी जिस पर लिखा था, जो यहां आए वो खुद को न भूले, अगर भूला तो हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। एक सुर बनकर। पहला गीत, मां का लोरी। जैसे ही विक्रम गांव के अंदर गया, उसे एक झोंपड़ी से लोरी सुनाई दी। वह झोंपड़ी के पास गया, दरवाजा खोला और देखा, एक महिला एक झूलते पालने के पास बैठी थी। वह गा रही थी, लेकिन बच्चा नहीं था। जैसे ही विक्रम ने पैर रखा, महिला ने उसकी ओर देखा और गाना तेज हो गया। विक्रम की आंखों के सामने उसकी अपनी मां की छवि उभर आई। वही लोरी, वही स्पर्श। वो अंदर से कांप गया। महिला ने पूछा, क्या तू अपनी मां को माफ कर पाया? विक्रम स्तब्ध था। उसकी मां ने विक्रम को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी और विक्रम ने उससे कभी बात नहीं की। दूसरा गीत, पिता का आक्रोश। अब वह एक पुरानी हवेली में पहुंचा जहां एक आदमी जोर से चिल्लाकर गा रहा था, आवाज में गुस्सा, अफसोस और शर्म। यह विक्रम के पिता की आत्मा थी, जिसे विक्रम कभी जान नहीं पाया। तू मेरा बेटा है, लेकिन मैं तुझे जान नहीं पाया। विक्रम उसे देखकर डर गया, लेकिन फिर आंखें बंद करके गाना सुनने लगा। हर सुर में एक कहानी थी और विक्रम ने पहली बार अपने पिता के दर्द को महसूस किया। तीसरा गीत, विक्रम की आत्मा का सुर। गांव के बीचों बीच एक मंदिर था जहां कोई गाना नहीं हो रहा था, बस एक शून्य था। वहां एक आईना रखा था। विक्रम जैसे ही उसके सामने खड़ा हुआ, उसमें उसकी आत्मा नजर आई, लेकिन बिना आवाज के। फिर गांव की सभी आत्माओं ने मिलकर एक ही सुर में गाना शुरू किया और विक्रम के मुंह से अपने आप सुर फूटने लगे। वो सुर जिसमें उसका बचपन, अकेलापन, डर, सपने और पश्चाताप था। बुजुर्ग आत्मा प्रकट हुई। वह गांव की रात्रि माता थी। वह बोली, ये गांव उन आत्माओं का है जो जिंदा रहते हुए खुद को खो बैठी, जिनके सुर थम गए थे। लेकिन तू अब अपना सुर वापस पा चुका है। अब तू यहां से जा सकता है, लेकिन तुझे एक अंतिम विकल्प चुनना होगा। विकल्प 1, यहीं रहकर इन सुरों को संभालना, बाकी आत्माओं को सुर देना। 2, अपने रास्ते पर लौटकर अगली मंजिल की ओर बढ़ना, जहां उसका अंतिम टकराव होना बाकी है। विक्रम ने लंबी सांस ली और कहा, मैं अभी अधूरा हूं। मैं इन आत्माओं को सुर दिला सकता हूं, लेकिन पहले मुझे खुद को पूरा करना होगा। मैं जाऊंगा,
लेकिन वादा करता हूं एक दिन लौटूंगा। रात्रि माता ने उसे आशीर्वाद दिया। एक दीपक उसके ट्रक में रखा। जब भी वो उसे जलाएगा उसे अपने सुर की याद दिलाएगा। जैसे ही ट्रक रातनगर से निकला, आसमान में पहली बार हल्की लालिमा दिखाई दी, जैसे सूरज निकलने की कोशिश कर रहा हो। रातनगर की आत्माओं को पीछे छोड़ते हुए विक्रम अब अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। वह अब एक ऐसी जगह पहुंचा जहां घड़ियां नहीं चलती, पर हर आत्मा वक्त की एक ही सुई पर अटकी रहती है। इस जगह का नाम था समयताल, एक सुनसान कस्बा जहां हर इंसान की मौत उसी पल में कैद है जिसमें वह मरा था। कहा जाता है जो एक बार इस कस्बे में दाखिल होता है उसे एक ही मौका मिलता है किसी एक आत्मा को मुक्त करने का। लेकिन एक बार चुनाव कर लिया तो बाकी आत्माएं हमेशा के लिए उसकी नजरों में फंसी रहती हैं। जब ट्रक से उतरता है तो सबसे पहले एक चीज महसूस होती है, सन्नाटा। न पक्षी, न हवा, न पत्तों की सरसराहट। चारों ओर ठहरे हुए लोग, जैसे किसी ने उन्हें चलते हुए पकड़कर फ्रेम में जड़ दिया हो। एक बच्चा गेंद फेंकने को तैयार है, उसकी मां चिल्ला रही है, रुको, लेकिन दोनों की आवाज गायब है। एक बुजुर्ग आदमी सड़क पार करते हुए ट्रक के सामने है, लेकिन रुका हुआ। हर दिशा में मौत की छाया, लेकिन बिना गति के। समय की देवी का आगमन। कस्बे के मध्य में एक विशाल घंटा घर है, उसकी सुई नहीं हिलती। उसके सामने विक्रम को एक औरत मिलती है, एक श्वेत साड़ी में, सिर पर मुकुट और आंखों में पूरा ब्रह्मांड। मैं हूं कालवेला, समय की देवी, तू अंतिम चरण में है विक्रम। तेरे सामने 108 आत्माएं खड़ी हैं, हर एक अपने आखिरी पल में फंसी। तुझे इनमें से सिर्फ एक को मुक्त करने की अनुमति है। विक्रम पूछता है, लेकिन कैसे चुनूं? कौन ज्यादा पीड़ित है? कालवेला मुस्कुराती है, दिल से सोच पर समझ से फैसला कर। 108 आत्माओं का सामना। विक्रम हर आत्मा के पास जाता है, उनके अंतिम क्षणों को देखता है। एक दुल्हन जिसकी विदाई से पहले उसकी डोली दुर्घटना में गिर गई थी। 2, एक सैनिक जो सीमा पर गोली खाकर गिर पड़ा था, लेकिन अभी भी अपने बच्चे का नाम ले रहा था। 3, एक अपराधी जो फांसी से पहले पछतावे में रो रहा था। 4, एक अनाथ बच्चा जो जलते अनाज के ढेर से रोटी निकालने की कोशिश कर रहा था। 5, एक मां जो अपने बेटे के लिए दूध लेकर दौड़ रही थी, ट्रेन की पटरी पर गिरने से पहले। हर आत्मा अपनी जगह ठहरी है, लेकिन विक्रम को उनकी पीड़ा महसूस होती है। आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन निर्णय करना जरूरी है। विक्रम फिर उस बच्चे के पास जाता है जो आग में जलते हुए रोटी निकाल रहा था। वह जानता था यह आत्मा दुनिया में सबसे ज्यादा अनदेखी गई है। उसने कभी प्यार नहीं मांगा, सिर्फ जीने की कोशिश की। विक्रम ने कालवेला से कहा, मैं इसे चुनता हूं। घंटा घर की सुई अचानक चलने लगती है। एक एक कर सभी आत्माएं विक्रम की तरफ देखती हैं, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, आभार है। वो समझती हैं कि किसी को चुना गया है, किसी को बचाया गया है। बच्चे की आत्मा रोशनी में बदलकर आकाश की ओर उड़ती है और विक्रम अपने ट्रक में लौटता है, लेकिन अब उसकी सीट पर वह बच्चा बैठा है, मुस्कुरा रहा है। विक्रम पूछता है, अब क्या? बच्चा कहता है, अब आखिरी सफर जहां तुझे खुद से मिलना है और अपना ट्रक आखिरी बार चलाना है। विक्रम की यात्रा अब अंत के करीब है। नरभक्ष पुल, मौनग्राम और समयताल जैसी खौफनाक और आत्मापरक परीक्षाओं को पार करते हुए अब उसे एक आखिरी रास्ता तय करना है। वो रास्ता जो न नक्शे में है न यादों में। ट्रक अब खुद उसकी मंजिल तय कर रहा है। डैशबोर्ड पर अब एक आखिरी संदेश दिखाई देता है, अंतिम मोड़, जहां तू खुद से मिलेगा। रास्ता जो खुद को चलाता है। विक्रम ट्रक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा है, ब्रेक भी काम नहीं कर रहे। ट्रक खुद ब खुद एक वीरान घाटी की तरफ जा रहा है। चारों ओर सिर्फ पत्थर, टूटी हुई मूर्तियां और राख उड़ती हुई हवा। ट्रक अंत में एक पहाड़ी की चोटी पर जाकर रुकता है। सामने एक आईना लगा है, लेकिन यह कोई सामान्य शीशा नहीं है। इसे कहा जाता है मृत्यु का आईना। आईने में कैद आत्माएं। विक्रम जब आईने के पास जाता है तो उसमें अपना चेहरा नहीं दिखता, बल्कि उसे वहां वो सभी आत्माएं दिखती हैं जिन्हें उसने यात्रा में मुक्त किया था। 1, खून में लथपथ रिंकू अब मुस्कुरा रहा है। 2, मौनग्राम की मां गीत पूरा होने पर शांत। तो समयताल के भूखे बच्चे की आत्मा अब रोशनी में। फिर अचानक आईना काला पड़ जाता है और विक्रम को दिखाई देता है उसका बचपन, जवानी
और वो पल जब उसने पहली बार ट्रक चलाया था। मृत्यु का प्रकट होना। अब आईने में एक आकृति उभरती है, काली चादर ओढ़े, चेहरा बिना आकार का, आंखें सिर्फ आग जैसी चमकती हुई। वह विक्रम से कहती है, तेरी आत्मा अब साफ है, तुझे 2 विकल्प दिए जाते हैं। 1, विक्रम मर जाए और इन आत्माओं का मार्गदर्शक बन जाए। 2, विक्रम वापस लौटे लेकिन सब भूल जाए और जिंदगी सामान्य हो जाए। अंतिम चुनाव। विक्रम बहुत देर तक सोचता है, मुस्कुराकर कहता है, मैं जान चुका हूं आत्माएं क्या होती हैं। मैं उन रास्तों का रक्षक बनना चाहता हूं जिन्हें दुनिया छोड़ देती है। मृत्यु सिर झुकाती है, फिर तू अब एक पथ प्रहरी होगा। नई शुरुआत। विक्रम की आत्मा अब एक रहस्यमयी ट्रक में बदल जाती है। वह अब दिखाई नहीं देता, लेकिन सुनाई देता है। हर उस ड्राइवर को जो सुनसान सड़क पर डर से कांपता है, जो किसी को मदद की जरूरत में देखता है और जो अपने ही डर से लड़ रहा होता है। वह ट्रक अब उस जगह आता है जहां आत्माएं रोती नहीं, बल्कि उम्मीद की तरह गूंजती हैं। कभी अगर आप सुनसान सड़क पर हों और कोई ट्रक धीमे से आपके पास आकर रुके, तो रुकना। हो सकता है वो विक्रम ही हो जो आपको रास्ता दिखाने आया हो। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कृपया नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए।